तलाक के 1 साल बाद मुझे अचानक एक लाइव मध्यस्थता मेडिएशन शो से फोन आया। मिस्टर फू चैन, आपके पूर्व ससुर का भयानक कार एक्सीडेंट हो गया है। कांच का एक टुकड़ा सीधे उनके दिल में घुस गया है। इस दुनिया में ये ऑपरेशन आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। क्या आप वापस आकर उनका ऑपरेशन कर सकते हैं? अपनी पूर्व पत्नी के परिवार से मेरा बहुत समय से कोई संपर्क नहीं था। मैं एक पल के लिए चुप रह गया, फिर सपाट आवाज में बोला, नहीं, मैं नहीं करूंगा। मध्यस्थ पूरी तरह हैरान रह गया। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मेरे जैसा मशहूर सर्जन किसी को मरने के लिए छोड़ देगा। उसने मुझे फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे ठंडे स्वर में बीच में ही रोक दिया। जब मेरी पूर्व पत्नी ने मेरा दाहिना हाथ कुचलकर तोड़ दिया था, तब उसे पता होना चाहिए था कि एक दिन ऐसा होगा। मुझे दोबारा कभी परेशान मत करना। जैसे ही मैंने फोन काटा, लाइव शो के दर्शकों में हंगामा मच गया। उसी पल मेरा मन 5 साल पीछे चला गया। मेरी पूर्व पत्नी के पहले प्यार सू हाओ ने शराब पीकर गाड़ी चलाई और मेरी मां को मार डाला था। मैं उसे अदालत तक घसीट कर ले गया, लेकिन जज ने बार बार सबूतों की कमी का हवाला देकर केस खारिज कर दिया। मैं पूरी तरह निराशा में डूब चुका था। तभी सू हाओ की मां को ब्रेन ट्यूमर होने का पता चला। उस ट्यूमर को निकालने वाला दुनिया में सिर्फ मैं ही था। मेरी पहली प्रतिक्रिया साफ थी, नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा। लेकिन अगले ही पल मेरा अपहरण कर लिया गया और मुझे एक अंधेरे तहखाने में घसीट कर ले जाया गया। शेन वानिंग ने अपनी एड़ी से मेरा दाहिना हाथ बेरहमी से कुचल दिया। उसी समय कई विशालकाय गुंडे मेरी छोटी बहन को कमरे में घसीट कर ले आए। उसकी टूटी हुई और बेबस चीखें लगातार गूंज रही थी। इतनी भयानक क्रूरता करने के बावजूद शेन वानिंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह मुझे ठंडी और शांत नजरों से देखते हुए बोली, चैन, या तो तुम उठो और सू हाओ की मां का ऑपरेशन करो, या फिर कल मैं ये सारे वीडियो पूरे जिंगहाई शहर में प्रसारित कर दूंगी। मैंने दांत भींच लिए और खून से लाल आंखों से शेन वानिंग को घूरते हुए कहा, तुम नीच औरत, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने मेरी मां को गाड़ी से कुचलकर मार डाला था और अब तुम्हारी मां को ब्रेन ट्यूमर हो गया है। ये बिल्कुल कर्मों का फल है। फिर भी तो मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं अपनी मां के हत्यारे की जान बचाने के लिए ऑपरेशन करूं। शेन वानिंग ने जैसे उसकी एक भी बात नहीं सुनी। चैन, तुम्हारे पास ठीक 1 मिनट बचा है। अगर तुम अभी भी ऑपरेशन करने से मना करते हो तो मेरे पास लाइव स्ट्रीम शुरू करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं पूरे शहर को, नहीं पूरे देश को, तुम्हारी बहन का ये घिनौना वीडियो दिखा दूंगी। मेरी बहन की दर्द और बेबसी से भरी चीखें मेरे दिल को जहरीले तीरों की तरह चीर रही थीं। पूरी तरह टूट चुका मैं आखिरकार बोला, ठीक है, मैं ऑपरेशन करूंगा। शेन वानिंग ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ मुझे गले लगाया। ऑपरेशन खत्म होने के बाद मैं तुम्हें एक आलीशान विला खरीद कर दूंगी ताकि इसकी भरपाई हो सके। कुछ ही देर में मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। ब्रेन ट्यूमर हटाने का ऑपरेशन 12 दर्दनाक घंटों तक चला। जैसे ही ऑपरेशन खत्म हुआ, मेरा फोन बज उठा। ये मेरे दोस्त फू चैन का कॉल था। तुम्हारी बहन वाला वीडियो हर जगह लाइव स्ट्रीम कर दिया गया। वह इस सदमे को सह नहीं पा रही है। वह छत पर खड़ी है, वह कूदने वाली है। मेरे कानों में तेज आवाज गूंजने लगी। मैं पूरी ताकत से छत की ओर दौड़ा। वहां मेरी छोटी बहन थी। वह छत के किनारे पर बिल्कुल खामोश बैठी थी, जैसे कोई टूटी हुई चीनी मिट्टी की गुड़िया। युवा, वहां से नीचे आ जाओ प्लीज, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मैं तुम्हें भी नहीं खो सकता। जैसे ही उसने मुझे देखा, भैया तुम आ गए। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, लेकिन मेरी बहन अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखें पूरी तरह खाली और बेजान थी। भैया, अब मुझसे और सहन नहीं होता, मैं माँ के पास जाना चाहती हूँ। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, वो बिना एक पल की हिचकिचाहट के पीछे की ओर झुक गई। मैं पागलों की तरह उसकी तरफ झपटा, लेकिन मेरे हाथ सिर्फ हवा को पकड़ पाए। नहीं नहीं। एक पल में सभी बचावकर्मी आगे दौड़े और पूरी ताकत से मुझे पीछे खींच लिया। मुझे छोड़ दो, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरा कोई परिवार नहीं रहा। मेरा दिल इतने दर्द से भर गया कि मेरा अभी फट जाएगा। फिर मेरे मुंह से खून का एक बड़ा घूंट बाहर निकला और मेरी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली तो नाक में अस्पताल के कीटाणुनाशक की तेज गंध भर गई। मैं एक जिंदा लाश की तरह उठकर बैठ गया और वो नंबर मिलाया जिसे मैंने पिछले 5 सालों से छुआ तक नहीं था। मैं तुम्हारी शर्तें मानता हूं, लेकिन मेरी एक ही मांग है। मैं चाहता हूं कि शेन वानिंग और सू हाओ अपने किए की पूरी कीमत चुकाएं। फोन की दूसरी तरफ कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर एक ठंडी और आत्मविश्वास भरी आवाज सुनाई दी, कोई समस्या नहीं, 1 महीने बाद मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा। फोन काटने के बाद मैंने तुरंत अपने वकील को संदेश भेजा, फौरन मेरे लिए तलाक के कागज तैयार करो। जैसे ही मैंने संदेश भेजा, एक नरम शरीर आकर मेरी बाहों में समा गया। हे चैन, तुम्हारी बहन के लिए मुझे बहुत दुख है, लेकिन वो सिर्फ एक दुर्घटना थी। उपकरणों में खराबी आ गई थी। शेन वानिंग की कोमल और मासूम लगने वाली आवाज कमरे में गूंज उठी। मैंने उसे तुरंत अपने से दूर धक। शेन वानिंग ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। क्या तुम अपनी पुरानी पदवी वापस नहीं चाहते थे? मैंने अस्पताल को पहले ही सूचना दे दी है, और जिस प्रोफेसर के पद का तुम हमेशा सपना देखते थे, वो भी तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा, मैंने ठंडी हंसी हंसते हुए उसका हाथ झटक लिया। तो यही तुम्हारा मुआवजा है, मेरी माँ और मेरी बहन की जान की कीमत पर खरीदा हुआ मुआवजा। उसी समय मेरा वकील एक दस्तावेज लेकर कमरे में दाखिल हुआ। मैंने उसके हाथ से वो दस्तावेज लिया और व्यंग्य भरी नजर से शेन वानिंग की ओर देखा। तुम्हें कहा था कि मुझे एक विला देकर मुआवजा दोगी, तो इस पर हस्ताक्षर कर दो। ये सुनकर कि ये मुआवजे से जुड़ा दस्तावेज है, शेन वानिंग ने राहत की सांस ली। वो फाइल खोलकर देखने ही वाली थी कि वार्ड का दरवाजा फिर से खुल गया। सू हाओ घबराया हुआ अंदर भागता हुआ आया। वानिंग, मेरी माँ अचानक कह रही है कि उनके सीने में बहुत दर्द हो रहा है, क्या ऑपरेशन में कुछ गड़बड़ हो गई? शेन वानिंग का चेहरा गंभीर हो गया और उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। तुमने कहा था कि सू हाओ की माँ का ऑपरेशन सफल रहा है, फिर यह सब क्यों हो रहा है? मैंने उसके चिंतित चेहरे को देखा। मुझे वो दिन याद आ गया जब मेरी माँ की मौत हुई थी और उसके चेहरे पर जरा भी दुख नहीं था। यह सोचकर मुझे गहरा व्यंग्य महसूस हुआ।
मैंने शांत स्वर में कहा। ऑपरेशन के बाद जटिलताएं होना बहुत आम बात है। सू हाउ तुरंत मेरी ओर देखने लगा। मिस्टर चेन, मुझे पता है कि आप मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन आपकी जितनी भी नाराजगी है वो मुझ पर निकाल लीजिए, लेकिन कृपया मेरी माँ को नुकसान मत पहुंचाइए। शेन वानिंग ने उदास चेहरे से मेरी ओर देखा। अभी जाकर सू हाउ की माँ का इलाज करो, अगर उन्हें कुछ और हो गया तो। लेकिन मैं सिर्फ शेन वानिंग के हाथ में मौजूद दस्तावेज को ठंडी नजरों से देखता रहा। इस पर हस्ताक्षर करो। जिस पल तुम हस्ताक्षर करोगी मैं चला जाऊंगा। शेन वानिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसने बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी अपना नाम उस पर लिख दिया। हस्ताक्षरित तलाक के कागज हाथ में लेते ही मैंने उन्हें पास खड़े वकील को वापस सौंप दिया। इसे जितनी जल्दी हो सके प्रक्रिया में डालो। वकील ने तुरंत तलाक के कागज अपने ब्रीफकेस में रख लिए। उसने सिर हिलाते हुए कहा, समझ गया मिस्टर फू, पूरी प्रक्रिया पूरी होने में लगभग 30 दिन लगेंगे। मैं वकील को बाहर तक छोड़कर आया और फिर सू हाउ के साथ वीआईपी वार्ड की ओर चला गया। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, धड़ाम, एक फूलदान सीधे मेरे माथे पर आकर लगा और जमीन पर टूटकर बिखर गया। गर्म लाल खून मेरे चेहरे पर बहने लगा। सू हाउ की मां ने गुस्से से भरी आंखों से मुझे घूरा। उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो चुका था। क्या तुमने ऑपरेशन के दौरान मेरे साथ कुछ किया था? मेरे सीने में इतना भयानक दर्द क्यों हो रहा है? मैंने उसकी ओर दिखा और मेरी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। अपनी बहन को खोने की कीमत पर मैंने 12 घंटे तक लगातार ऑपरेशन करके इस औरत की जान बचाई थी, और होश में आते ही उसने सबसे पहला काम क्या किया? मुझ पर आरोप लगाना। तलाक की प्रक्रिया पूरी होने से पहले मैं कोई नया तमाशा नहीं चाहता था। अपना गुस्सा भीतर दबाते हुए मैंने गहरी सांस ली। जैसे ही मैंने अपना स्टेथोस्कोप निकाला, उसने अचानक हाथ उठाया और मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। क्या तुम्हें डॉक्टर होना भी आता है? तुम सोचते हो कि सिर्फ स्टेथोस्कोप लगाकर मुझे टाल दोगे? मैंने अपने जलते हुए और सूजे हुए गाल को छुआ। गुस्से से कांपते हुए मैंने कहा, मिसेस सू, अगर आपको मेरी चिकित्सीय क्षमता पर शक है तो आप किसी दूसरे डॉक्टर को बुला सकती हैं, लेकिन बार बार मुझ पर हाथ उठाना हमला माना जाता है। मेरी इतना कहते ही चटाक उसने मुझे एक और थप्पड़ मार दिया। तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें मारा? क्या कर लोगे? मेरे खिलाफ मुकदमा करोगे? फिर उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान फैल गई। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी बेचारी बहन कैसे मरी थी? अगली बारी तुम्हारी होगी। वो अहंकार से भरी आवाज में हंसी। फिर उसने मेरी माँ और बहन का अपमान करते हुए कहा, वैसे भी तुम्हारी माँ एक धोखेबाज थी, उसे उस कार के नीचे आकर मरना ही चाहिए था, और तुम्हारी बहन भी बेशर्म थी। मुझे यकीन है कि तुम भी उन्हीं की तरह गंदे हो। जब मैंने अपनी माँ और बहन के हत्यारों को उनका अपमान करते सुना, जब मैंने उन्हीं लोगों को उनकी कब्रों पर थूकते देखा, तो मेरा सब्र टूट गया। मैं पागलों की तरह उसकी ओर झपटा और उसका गला पकड़ लिया। तुमने उन्हें मारा है, तुमने उन्हें मारा है। उनका अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैंने तुम्हें मौत के मुंह से वापस खींचा था, और मैं तुम्हें दोबारा सीधे नर्क भेज सकता हूँ। अचानक पीछे से एक जबरदस्त ताकत ने मुझे धक्का दिया। मैं जोर से पास रखी अलमारी स्टैंड से टकरा गया। मेरे पूरे शरीर में असहनीय दर्द दौड़ गया। जब मैंने सिर उठाकर देखा तो शेन वानिंग सू हाउ और उसकी माँ के सामने खड़ी थी, मानो उनकी रक्षा कर रही हो। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ घृणा थी। फू चेन, मुझे लगा था कि तुम्हारी बहन के साथ जो हुआ उसके बाद तुमने सबक सीख लिया होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम और भी बदतर हो जाओगे। एक कमजोर और बीमार मरीज पर हमला करना, तुम सचमुच बहुत निराशाजनक इंसान हो। सू हाउ शेन वानिंग के पीछे खड़ा होकर मासूम बनने का नाटक करने लगा। वानिंग, मेरी माँ अभी अभी इतने बड़े ऑपरेशन से बाहर आई हैं, उनका शरीर इतना सब सहने की हालत में नहीं है। शेन वानिंग ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अचानक कोमलता आ गई और उसने प्यार से उसका हाथ दबाया। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली और विद्रोही नजरों से उसकी ओर देखा। मैं माफी क्यों मांगू? मैं उन राक्षसों से माफी क्यों मांगू जिन्होंने मेरा परिवार खत्म कर दिया? यह सुनकर शेन वानिंग का चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया। उसने अपने बॉडीगार्ड्स की ओर हल्का सा इशारा किया। चूंकि यह माफी मांगने से इनकार कर रहा है, इसे पुस्तैनी मंदिर श्राइन में ले जाओ और घुटनों के बल बैठाओ। जब तक यह अपनी गलती स्वीकार नहीं करता तब तक वही रहेगा, और इसे तभी बाहर निकालना जब यह रो रोकर माफी मांगे। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो श्राइन शेन परिवार की सबसे प्रतिबंधित जगह थी। शेन वानिंग वहां 2 विशाल तिब्बती मास्टिफ कुत्ते पालती थी। वे जानवर बेहद खूंखार थे। हर साल वे कई लोगों को बुरी तरह घायल कर देते थे। मुझे लगभग घसीटते हुए वहां ले जाया गया। फिर मुझे जबरदस्ती उस श्राइन के अंदर धकेल दिया गया। जैसे ही मैं अंदर गया, वे दोनों विशालकाय शिकारी कुत्ते मेरी ओर घूरने लगे, मानो किसी शिकार पर टूट पड़ने के लिए तैयार। उनकी चमकती हुई हरी आंखें सीधे मुझ पर टिकी थीं। मैं तुरंत मुड़कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने बेरहमी से भारी दरवाजा बंद कर दिया। मेरे माथे का घाव अभी भी खून बहा रहा था। ताजे खून की तेज गंध पूरे कमरे में फैल गई। जैसे ही उन दोनों कुत्तों को खून की गंध आई, वे मेरी ओर झपट पड़े। उनमें से एक ने सीधे मेरे दाहिने हाथ को अपने जबड़ों में जकड़ लिया। असहनीय दर्द से जूझते हुए मैंने किसी तरह अपना फोन निकाला। मैंने शेन वानिंग का नंबर मिलाया। फोन बहुत देर तक बजता रहा। आखिरकार उसने कॉल उठा ली। वानिंग, मेरी मदद करो, ये कुत्ते पागल हो गए हैं। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल के लिए शेन वानिंग चुप हो गई, लेकिन वो कुछ कह पाती उससे पहले सू हाउ की आवाज सुनाई दी। वानिंग, जब मैंने ये कुत्ते तुम्हें दिए थे तब ये बहुत आज्ञाकारी थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये किसी को नुकसान पहुंचाए। ये सुनते ही शेन वानिंग का लहजा तुरंत बर्फ जैसा ठंडा हो गया। नाटक करना बंद करो। जब तुम अपनी गलती मान लोगे तब मैं तुम्हें बाहर निकलने दूंगी। उसके निर्दयी शब्दों ने मेरे दिल को पूरी तरह जमा दिया। तो उसकी नज़र में मेरी हालत यही थी। मेरी मदद के लिए की गई बेबस पुकार भी बस एक घटिया चाल थी। अगले ही पल क्रैक, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी कलाई 2 टुकड़ों में टूट गई हो। दर्द इतना भयानक था कि मैं लगभग बेहोश हो गया। मेरे पास चीखने की ताकत भी नहीं बची थी। गहरा काला खून लगातार बहता जा रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बेहोश होने से ठीक पहले मुझे ऐसा लगा जैसे शेन वानिंग पागलों की तरह दौड़ती हुई अंदर आई और मुझे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। चैन, मुझे माफ कर दो। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक परिचित अस्पताल के कमरे की छत को घूर रहा था। अचानक मेरी बाह में तेज दर्द उठा। तभी मुझे एहसास हुआ मैं अपना हाथ बिल्कुल भी नहीं उठा पा रहा था। क्या मेरे साथ क्या हुआ है? मेरे अंदर घबराहट फैल गई। मैं बिस्तर से उतरने की कोशिश करने लगा। शोर सुनकर शेन वानिंग सोफे से उठी और दौड़कर मेरे पास आई। उसने मुझे कसकर गले लगा लिया।
उसकी आंखों में दर्द और पछतावा भरा हुआ था। जान, मुझे बहुत अफसोस है। उन तिब्बती मास्टिफ कुत्तों ने तुम्हारे हाथ की नसें और टेंडन पूरी तरह काट दिए हैं। अब तुम कभी भी दोबारा स्कैल्पेल नहीं पकड़ पाओगे। मैं खाली नजरों से अपने हाथ को देखता है गया। मैं कुछ कहना चाहता था, मेरे होठ हिले, लेकिन शब्द बाहर ही नहीं निकले। वही हाथ जिन्होंने अनगिनत लोगों की जान बचाई थी, वही हाथ जिनकी बदौलत मैंने अपनी पूरी सर्जन की जिंदगी बनाई थी, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? घर लौटते समय पूरी कार यात्रा में मैं खिड़की के बाहर देखता रहा, एक भी शब्द नहीं बोला। शेन वॉर्निंग ने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। इसके चेहरे पर कोमलता थी। चैन, कल मैंने तुम्हारी माँ और बहन के लिए एक विशेष श्रद्धांजलि सभा मेमोरियल सर्विस आयोजित की है। मैं वादा करती हूँ कि हम उन्हें सम्मान और प्यार के साथ अंतिम विदाई देंगे। माँ और बहन का जिक्र सुनकर मेरे चेहरे की कठोरता पहली बार थोड़ी नरम पड़ी। मैं कुछ कहने ही वाला था कि तभी शेन वॉर्निंग